नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खास करके पुरुष और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, किस तरह से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेनिटल एरिया में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पुरुषों में महिलाओं में दोनों में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में जो वजाइना के आसपास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल वजाइनोसिस। पुरुषों की बात करें तो पेनिस एरिया में, पेल्विक एरिया में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं मेलानाइटिस। दोनों के पीछे जो रिस्क फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर कोजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोजेस यानी कि कारणों के बारे में। अगर बात करें महिलाओं में बैक्टीरियल वजाइनोसिस की, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है इम्बैलेंस इन वजाइनल माइक्रोबायोटा। इसके पीछे कई सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है कि जो गार्डनेरिया वजाइनालिस नाम के हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उसका जब भी ओवरग्रोथ हो जाता है तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस की स्थिति सामने आती है। इसके अलावा वजाइना का जो भाग होता है वहां पर अगर आप हाथ साबुन का इस्तेमाल करते हो या फिर कोई डाउचिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, फिर ऐसी कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्रेग्रेंस है, उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना रहती है। वजाइना के आसपास की जो भी स्किन होती है ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वजाइनल माइक्रोबायोटा में इम्बैलेंस होता है, तो ये परेशानी होती है। तीसरा रिस्क फैक्टर होता है कि जब भी आप मल्टीपल पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो विदाउट कॉन्डम, तो ऐसी परिस्थितियों में भी बैक्टीरियल वजाइनोसिस की परेशानी हो सकती है। चौथा रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आप इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस का उपयोग करते हो। पांचवा रिस्क फैक्टर होता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक इश्यूज, मतलब कि मेंस्ट्रुअल समय के दौरान, मासिक धर्म के जो भी थोड़े बहुत दिन होते हैं, तो उस समय के दौरान अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो तो ऐसे केसेस में बैक्टीरियल वजाइनोसिस होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। अगर बात करें पुरुषों में मेलानाइटिस के कारणों के बारे में, तो उसमें मेन रीजन होता है इन्फ्लामेशन ऑन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब है टिप ऑफ पेनिस। पेनिस का जो ऊपर का भाग होता है उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि सूजन होता है। इसके अलावा इचिंग, रेडनेस, जलन की परेशानी होती है। तो इसके पीछे कई सारे रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है पुअर जेनिटल हाइजीन। मतलब कि पेनिस के आसपास अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो तो ऐसे में परेशानी हो सकती है। दूसरा होता है फिमोसिस, यानी कि टाइट फोरस्किन। पेनिस की जो फोरस्किन होती है अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में टाइट है तो ऐसे में भी ये परेशानी हो सकती है। तीसरा कारण होता है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अगर पेनिस के आसपास बहुत ही ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर रहता है, वहां पर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाते हैं तो भी ये परेशानी होती है। चौथा रिस्क फैक्टर होता है एलर्जिक रिएक्शन। पेनिस के एरिया में, पेल्विक एरिया में जब भी आप साबुन का इस्तेमाल करते हो, फिर बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हो, अगर सेंटेड है, फ्रेग्रेंस है, तो उसमें केमिकल्स की वजह से परेशानी हो सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग सेक्स जब भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सेंटेड कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तो फ्रेग्रेंस की वजह से, केमिकल की वजह से परेशानी हो सकती है। इसके अलावा एक फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होता है अनकंट्रोल डायबिटीज। अगर कोई पुरुष के ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो ऐसे में भी ये परेशानी रह सकती है। तो पुरुषों में मेलानाइटिस के पीछे के यह कारण या फिर रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। अगर बात करें महिलाओं में बैक्टीरियल वजाइनोसिस के लक्षणों की, तो उसमें एक होता है वजाइनल डिस्चार्ज, जो थिन, व्हाइटिश या फिर ग्रेइश हो सकता है। दूसरा एक लक्षण हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान फिशी ऑडर यानी कि बदबू आना। तीसरा एक लक्षण हो सकता है वजाइना में इचिंग यानी कि खुजली की परेशानी या फिर बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते वक्त या फिर इंटरकोर्स के दौरान दर्द की अनुभूति भी हो सकती है। तो महिलाओं में इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अगर बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि एक होता है ग्लैंड्स यानी कि फोरस्किन के ऊपर स्वेलिंग यानी कि सूजन या फिर दर्द की अनुभूति हो सकती है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज की परेशानी हो सकती है। पेनिस के भाग पर बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन या फिर इचिंग यानी कि खुजली की परेशानी हो सकती है। अगर केस सीवियर हो जाता है तो ऐसे में ग्लैंड्स के ऊपर छोटे मोटे सोर्स या फिर अल्सर की परेशानी भी हो सकती है। तो पुरुषों में कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं की गई या जो भी परेशानी है बैक्टीरियल वजाइनोसिस की या फिर मेलानाइटिस की, तो उसे अगर अनदेखा रखा गया तो फिर फ्यूचर में क्या परेशानी हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो आगे चलकर STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की परेशानी हो सकती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं, जैसे कि प्री टर्म बर्थ यानी कि
समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो लो बर्थ वेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा वजन कम हो सकता है, तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर पुरुषों में बात करें तो अगर जो बेलेनाइटिस की जो भी परेशानी उसे अनदेखा रखा गया, अनट्रीटेड रखा गया, तो फिर आगे चलकर फिमोसिस की परेशानी हो सकती है, या फिर जो वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा लगने के चांसेस हो सकते हैं। वहाँ पर जो भी अल्सर की परेशानी होती है, खून निकलने की परेशानी होती है, सोर्स की परेशानी होती है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो अगर उसे अनट्रीटेड रखते हैं तो कुछ इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर बात करें डायग्नोसिस यानी कि निदान के बारे में, तो सबसे पहले तो मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। खास करके जो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। आपकी जो भी लाइफ है उसके बारे में सवाल जवाब किए जाते हैं। आपका डाइट क्या है, आप रोज क्या करते हो, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी किस प्रकार से है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप उन सभी चीज़ों के सही सही जवाब देते हैं तो उसके आधारित डॉक्टर कुछ नतीजे पर पहुंचते हैं। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जो भी साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जो भी जेनिटल एरिया होता है, वहाँ का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके आधार पर कुछ निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा लैब टेस्ट होती है, वजाइनल स्वैब लिया जाता है ताकि जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका पता लगाया जा सके। पुरुषों में भी स्वैब टेस्ट किया जाता है, फिर यूरिन एनालिसिस किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से है उसका पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से डायग्नोसिस यानी कि निदान किया जाता है। अगर बात करें ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में, तो महिलाओं में बैक्टीरियल वजाइनोसिस के संदर्भ में एंटीबायोटिक जैसे कि मेट्रोनिडाजोल ओरल या फिर जेल फॉर्म में, क्लिंडामाइसिन ओरल या फिर क्रीम फॉर्म में प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। इसके अलावा वजाइनल फ्लोरा को बैलेंस करने के लिए प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अवॉइडेंस ऑफ इरिटेंट यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो इरिटेशन क्रिएट करते हैं उसे यूज नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार से महिलाओं में ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर बात करें पुरुषों में, तो सबसे पहले तो कोज क्या है, बैक्टीरियल कोज है तो फिर एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन। अगर फंगल कोज है तो फिर क्लोट्रिमाजोल या फिर मिकोनाजोल क्रीम दी जाती है। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन की टेक्निक सिखाई जाती है, जैसे कि माइल्ड साबुन का इस्तेमाल किया जाए, जेनिटल एरिया को अच्छे से वार्म वाटर से साफ करे, तो ये सब चीज़ें की जाती है। इसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जिसकी डायबिटीज या फिर अनकंट्रोल ब्लड शुगर की परेशानी है तो उसकी दवाई करना भी काफ़ी जरूरी होता है। तो पुरुषों के मामलों में यह ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर बात करें प्रिवेंशन के बारे में, मतलब कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसे किस तरह से रोका जाए, तो दोनों जेंडर मतलब कि पुरुष और महिलाओं में कुछ कॉमन टिप्स होती है। जैसे कि एक तो हो जाता है कि प्रॉपर जेनिटल हाइजीन, जेनिटल एरिया है जो प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास अच्छे से आप साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरा एक हो जाता है कि जो जेनिटल एरिया होता है उसके आसपास जो भी आप साबुन यूज करते हो, बॉडी वॉश यूज करते हो, फिर जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो सके तो हाश नहीं होनी चाहिए, हो सके तो फ्रेग्रेंस भी आपको यूज करनी है ताकि एलर्जिक रिएक्शन की परेशानी ना हो। इसके अलावा आप जो भी अंडरवियर पहनते हो सके तो उसे ब्रीदेबल पहनिए, कॉटन के पहनिए। आपकी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं जैसे कि टॉवेल है, नेपकिन है, हैंकरचीफ है, रेजर है, उसको दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए। आप सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो तो ऐसे में STI यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उसकी टेस्ट आप रेगुलर बेसिस पर करवाएं। तो इस प्रकार से आप कुछ बातों का ध्यान रखकर ये जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो। अब बात करते हैं व्हेन टू सी अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर से कब बात करनी है। एक तो ये जो भी सिम्टम्स होते हैं थोड़े दिन से ज़्यादा चलते हैं, आप हाइजीन का ध्यान रखते हो, आप जो भी प्रिवेंशन टिप्स है उसे फॉलो करते हो, फिर भी ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लंबे समय के लिए चलते हैं, तो डॉक्टर से बात करनी जरूरी हो जाती है। नंबर 2, अगर पेन यानी कि दर्द, स्वेलिंग यानी कि सूजन और डिस्चार्ज की परेशानी बढ़ती ही जा रही है तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से बात करनी जरूरी होती है। इसके अलावा अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो गया, फिर से हुआ, ठीक हो गया, फिर से हुआ, इस प्रकार का अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तो भी डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी होती है। इसके अलावा सिम्टम्स के साथ साथ फीवर यानी कि बुखार आना या फिर दूसरे सिस्टमिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ऐसे केसेस में भी डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। तो यह थी जानकारी प्राइवेट पार्ट में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।